अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। वो रात अमावस की रात थी। आकाश पर हर सू बादल छाए थे। बारिश होने वाली थी। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। ऐसे में एक झोंपड़ी में जोगी रमेश आग जलाकर नाग देवता के बुत के सामने दोनों हाथ जोड़े जाप कर रहा था। आधी रात गुजर गई तो जोगी रमेश जाप मुकम्मल करके उठा और झोंपड़ी के कोने की तरफ बढ़ा। और फिर जब कोने से पलटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। संदूक नाग देवता के सामने रखा और फिर दो जानों बैठकर उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही हर तरफ दूधिया रोशनी फैल गई। हर चीज मुनव्वर हो गई। तो उसने संदूक से एक छोटा सा सांप निकाला। फिर संदूक के अंदर से एक रुक्का निकाला। फिर वो उसे बावाज़ी बुलंद पढ़ने लगा। ये इजाज़त नामा है नाग और नागन के लिए। नागों का ये जोड़ा राज खानदान की मलकियत है। ये शीश नाग हैं। इनके सरों पर सुनहरी ताज हैं। जब ये 100 साल के हो जाएंगे तो हर किस्म का रूप बदल सकेंगे और ये जिस फर्द के पास होंगे उसका मनोअन हुक्म मानेंगे और वक्त मुकर्ररा पर एक जोड़े को नाग देवता की तरफ से खसूसी शक्तियाँ दान में मिलेंगी। जोगी ये पढ़कर खामोश हो गया और फिर चंद मिनट की खामोशी के बाद कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने नाग और नागन पर फूंक मारी। अचानक ही एकदम से रोशनी मजीद बढ़ गई। इतनी ज्यादा रोशनी कि हर चीज चमकने लगी और जोगी की आंखें चुंधिया गईं। फिर जब जोगी की आंखें देखने के काबिल हुईं तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बे इंतहा हसीन 20 साल के करीब एक लड़की बैठी हुई थी। उसके सर पर सुनहरा सब्ज ताज था और उसका लिबास भी सब्ज था। उसकी आंखें बेहद सहर अंगेज, पलकें बड़ी बड़ी। उसकी आंखें हैरत अंगेज तौर पर सब्ज ही थीं। वो लड़की उठी और मस्ताना चाल चलती हुई जोगी रमेश के सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथ बांधकर जोगी से गोया हुई, महाराज मैं अब आपकी गुलाम हूँ। मैं हर रूप बदल सकती हूँ। उसकी इस बात पर जोगी का सक्ता टूटा। तुम्हारे साथ वो नाग भी था ना, कहाँ चला गया? महाराज मुझे अफसोस है कि मेरा साथी 100 साल की उम्र तक पहुंच ना सका। कुछ देर कबल ही इस दुनिया से कूच कर गया। ये सुनकर जोगी को बहुत अफसोस हुआ। उसने संदूक में से नाग का मुर्दा जिस्म निकालकर उसके सर से सब्ज ताज उतारा और लड़की को देते हुए कहा, इस ताज के मोती को तुम निगल लो। इससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। नाग की शक्ति भी तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से में आ जाएगी। नागन ने मोती निगल लिया। उसके निगलते ही उसकी सब्ज आंखों में जैसे सब्ज रोशनी ज्यादा बढ़ गई। आंखें चमकने लगी। महाराज अब आप मेरा नाम रख लें। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा नाम भी रखना है। आज से तुम्हारा नाम मधु होगा। ये सुनकर मधु मुस्कुराई। महाराज अब क्या हुक्म है? फिलहाल तुम्हें इस सहरा में रहना है। मैं तुम्हें जादू से मजीद शक्तियां दान करूंगा। फिर जोगी ने मधु को एक जाप सिखाया। उस जाप से मधु को ज्यादा शक्ति मिलनी थी। फिर वक्त मुकर्ररा पर मधु ने जाप शुरू कर दिया। 3 रातों का जाप था और जाप उसने हिसार के अंदर बैठकर करना था। जब जाप मुकम्मल हुआ तो मधु पर हिसार के अंदर फूलों की बारिश होने लगी। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि उसे शक्तियाँ दान हो गई हैं। फिर हिसार के बाहर आकर वो जोगी रमेश की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जोगी उसे देखकर बेहद खुश हुआ। महाराज मेरा जाप मुकम्मल हो गया। अब क्या हुक्म है? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम रियासत राजगढ़ जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनो। रियासत राजगढ़ का हुक्मरान राजा प्रताप मेरा जानी दुश्मन है। उस रियासत में जादू वगैरह पर पाबंदी है। पहले उस रियासत में मैंने अपने लिए एक मंदिर बना रखा था। मेरे शागिर्द और मैं वहाँ पर जाप वगैरह करते थे। राजा प्रताप ने मेरा मंदिर गिरा दिया। मेरे शागिर्दों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अब मेरे इंतकाम का वक्त है। तुम उस रियासत में राजा प्रताप से मेरा इंतकाम लोगी और उस रियासत पर हुक्मरानी करोगी। अब तुम राजगढ़ में जाओ। महाराज मैं राजा प्रताप से यकीनन आपका इंतकाम लूंगी। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो मधु और अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। मधु ने अपना हाथ जोगी के हाथ में पकड़ा दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें खोली तो वो रियासत राजगढ़ के सामने पहुंच गए थे। मधु अब तुम्हारा काम है। ये सुनते ही मधु चल पड़ी और राजगढ़ में दाखिल हो गई। राजगढ़ के अंदर सिपाहियों ने उससे पूछगछ की तो उसने जवाब में कहा, मैं राजा प्रताप से मिलने आई हूँ।
मैं यहाँ से जनूब की तरफ जो रियासतें हैं उनमें एक रियासत की राजकुमारी हूँ। सिपाहियों ने ये सुनकर उसके साथ 2 सिपाही रवाना कर दिए तो वो सिपाहियों के हमरा चलती हुई एक आलीशान महल के सामने आकर रुकी। दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही बादशाह को इत्तला देने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही ने आकर कहा, राजकुमारी जी, राजा ने आपको तलब किया है। मधु महल के अंदर आ गई। महल क्या था, एक तिलिस्म होशरबा था। इस कदर खूबसूरत महल के दरो दीवार गोया नज़र को चकाचौंध कर रहे थे। हर तरफ कनीज़ें और गुलाम चल फिर रहे थे। वसी तख्त पर एक बहुत बावकार राजा बैठा हुआ था। मधु ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज, मैं किसी भी रियासत की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। ये कहकर मधु ने जब अपना झुका हुआ सर उठाया तो राजा उसे देखकर उसके हुस्न की ताब ना ला सका। राजा सोच रहा था कि इतनी हसीन लड़की भी क्या दुनिया में हो सकती है। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मधु। तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आई हो? राजा साहब, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। बाप पहले ही मर चुका था, चंद दिन पहले माँ भी मर गई। भाई जो कि अब शादीशुदा है, अपनी पत्नी के कहने पर उसने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, मुझे आपके चरणों में पनाह चाहिए। राजा ने ये सुनकर अपनी कनीज़ों को उसे अपने साथ हरम में ले जाने को कहा। दूसरे दिन राजा ने उसे बुलाकर कहा, मधु, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने अब तक विवाह भी नहीं किया। हजूर, मैं भी आपके फैसले पर राजी हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उन दोनों की शादी हो गई। राजा ने अपनी सारी रियासत में दावतें आम कर दी थी। राजा ने शादी के बाद अपनी रियाया में ऐलान करवा दिया कि चूँकि राजा का कोई बहन या भाई नहीं है, इसलिए उसके बाद इस रियासत की हुक्मरान मधु होगी। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि इसका काम तो खुद राजा ने आसान कर दिया, लिहाजा वो अब जल्द से जल्द राजा को ख़त्म कर देना चाहती थी और अपने आका जोगी रमेश का इंतकाम लेना चाहती थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आगे बढ़ने लगे। एक रात मधु अपने कमरे से निकल आई और शोर मचाने लगी, सांप सांप। कनीज़ें और गुलाम दौड़े चले आए। मधु ने उन्हें बताया कि उसने कमरे के अंदर सांप देखा है। ये सुनते ही गुलाम कमरे के अंदर चले गए। राजा भी आ गया। थोड़ी देर बाद गुलामों ने आकर बताया कि कमरे में अच्छी तरीके से तलाशी ली गई है, लेकिन वहाँ पर कोई सांप नहीं है। फिर गुलाम वहाँ से चले गए और मधु अपने कमरे में आ गई। उसके 2 घंटे बाद राजा प्रताप भी कमरे में दाखिल हुआ तो उसे मधु कमरे में दिखाई ना दी। वो मधु को आवाज़ें देने लगे। अचानक राजा के पैरों पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। फिर राजा ने नीचे देखा तो उसकी जान फना हो गई। उसके पैरों पर एक सांप रेंग रहा था और फिर आनन फानन सांप ने फन उठाया और राजा को डस लिया। देखते ही देखते राजा ज़मीन पर गिर गया। उसे गिरते देखकर सांप ने ज़मीन पर लोट लगाई और फिर वो सांप मधु की शक्ल में आ गया। मधु राजा की तरफ देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल गई और गुलामों को पुकारने लगी। गुलाम दौड़ते हुए आए तो मधु ने घबराई हुई आवाज़ में सबको बताया कि राजा को सांप ने डस लिया है। फौरन महल में शोर मच गया। तबीब बुलवाए गए। उन्होंने राजा की मौत की तस्दीक कर दी। मधु ने गुलामों को बताया कि राजा को सांप डसने के बाद बाग की तरफ निकल गया है। सारे गुलाम बाग की तरफ चले गए और वापस आकर उन्होंने कहा कि वहाँ सांप नहीं है, शायद किसी और तरफ निकल गया होगा। मधु ने गुलामों से कहा कि पूरी रियासत में राजा की मौत का ऐलान कर दिया जाए और साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाए कि राजा के हुक्म के ऐन मुताबिक अब इस रियासत की हुक्मरान मलिका मधुमती होगी। और फिर मधु के हुक्म के मुताबिक रियासत में ऐलान कर दिया गया। महल में राजा की मौत की रसूमात शुरू हो गई। तमाम रियासत में 3 दिन सोग का ऐलान कर दिया गया। मधु ने दूसरों को दिखाने के लिए सोग मनाया। फिर उसके बाद रियासत का निज़ाम संभाल लिया। उसने रियासत में जुमेरात के दिन दावत आम का ऐलान कर दिया। उस दावत में मधु ने बाकायदा खुद को मलका होने का ऐलान करना था। मधु ने दावत वाले दिन के लिए ख़ास तैयारी की। उसने दर्जी को एक ख़ास किस्म का लिबास सिलवाने के लिए कहा। लिबास सिलकर आ गया। मधु उसको देखकर बहुत खुश हुई। लिबास का रंग सब्ज़ था और उसे सब्ज़ रंग से बेहद लगाव था। मधु सोचने लगी कि रस्म ताज पोशी के बाद वो अपने आका रमेश जोगी को यहाँ बुलवाएगी और उसे बताएगी कि उसने उसका इंतकाम ले लिया है और यहाँ की हुकूमत भी हासिल कर ली है। अब आगे मेरे लिए आका का क्या हुक्म होगा। दावत वाला दिन आ गया। मधु ने सब्ज़ पोशाक से तन कर लिया। इतने में गुलाम ने आकर कहा कि मलका रियाया आपका इंतज़ार कर रही है। ये सुनते ही मधु बाहर चली आई। वो एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ रियासत की आवाम अपनी मलका को देखने के लिए जमा थी। मधु को देखकर मजमे पर सहर तारी हो गया।
वो देख रहे थे कि उनकी मलिका इंतहाई खूबसूरत है। मधु अपना हाथ उठाकर इंतहाई दिलनशी आवाज में बोली, रियासत राजगढ़ के बासियों, आज से इस रियासत की मलिका मैं हूँ। इस रियासत में मेरा हुक्म चलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस रियासत को पहले से ज़्यादा खुशहाल बनाऊंगी। दावत के बाद मधु ने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि रियासत राजगढ़ के बाहर एक जंगल है। उस जंगल के दाएं हिस्से में एक झोंपड़ी है। तुम लोग उस झोंपड़ी में जाओ, वहाँ पर तुम्हें जोगी रमेश मिलेंगे। उनसे कहना कि मलिका मधु ने आपको अपने महल में बुलाया है और जोगी रमेश को बहुत एहतराम से महल में लाया जाए। सिपाहियों ने सुनकर कहा, जो आपका हुक्म मलिका। फिर मधु बहुत बेचैनी से अपने आका का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक कनीज ने इत्तला दी कि सिपाही आ गए हैं। मधु जल्दी से बाहर आ गई। सिपाहियों का सालार मलिका को देखते ही बोला, मलिका, आपके हुक्म के मुताबिक हम उस झोंपड़ी में गए थे, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अलबत्ता एक संदूक वहाँ पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, मधु के लिए। हम इसे ले आए हैं। मधु ने हैरत से संदूक को देखा और सिपाहियों को वहाँ से जाने का हुक्म दिया। उसने संदूक खोला, उसमें एक खत पड़ा हुआ था। उसने खत पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, जोगी रमेश की तरफ से मधु के लिए। मधु, मुझे पता है कि तुम राजा प्रताप से मेरा इंतकाम ले चुकी होगी। जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तो मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूँगा। मेरा इस दुनिया में रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अब तुम रियासत पर अपनी हुक्मरानी मजबूत करो और अपनी जादुई शक्तियाँ और बढ़ाओ। ये पढ़कर मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत गमगीन हुई। उसे अपने आका से बहुत मोहब्बत थी। चंद दिन गुजरने के बाद वो अपने आका की हदायत पर अमल करने का इरादा कर चुकी थी। अब वो रियासत राजगढ़ पर अपनी हुक्मरानी करने लगी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो उस मामूल से उकता गई। उसने सोचा कि मज़ीद उसे जादू सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करनी चाहिए ताकि कोई उसे शिकस्त ना दे सके। लेकिन उसे कोई शक्तिशाली शख्सियत कहाँ से मिलेगी? फिर यकदम उसे ख्याल आया कि उसे इस महल में मौजूद काहिन से पूछना चाहिए। ये सोचकर उसने बूढ़े काहिन को बुलाया। थोड़ी देर बाद वो काहिन हाजिर हो गया। अजीम काहिन, आप तो अपने पेशे में बहुत माहिर हैं। आपको तो पता होगा कि कहीं आसपास की रियासतों में कोई ऐसी शख्सियत है जो जादू में माहिर हो। मलिका, यहाँ से कुछ दूर वाक़ई एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में एक मंदिर है। वहाँ पर महाराज श्याम रहते हैं। उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं और जादू में उनका दर्जा बहुत बड़ा है। मधु ने ये सुनकर काहिन को वापस भेज दिया और आगे का मंसूबाबंदी करने लगी। वह महाराज श्याम के पास जाना चाहती थी, लेकिन अपनी रियासत को नहीं छोड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो रियासत के मामलात फ़िलहाल रियासत के वज़ीर के सुपुर्द कर देगी। चंद दिन के बाद उसने वज़ीर को बुलवाया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए रियासत से बाहर जा रही हूँ। इस दौरान रियासत के मामलात तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। याद रखना, अगर मेरे साथ गद्दारी की तो इबरतनाक सज़ा पाओगे। मैं कोई आम मलिका नहीं हूँ। वज़ीर की तरफ से इत्मीनान करके वो सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। रियासत के सारे काम निपटा कर वो रवाना हो गई। रियासत के बाहर आकर उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वो एक घने जंगल में मंदिर के सामने खड़ी थी। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में बिछे चटाई पर एक शख्स बैठा हुआ था जो आंखें बंद किए हुए था। अचानक उसने आंखें खोली और बोला, मधु, कैसे मेरे पास आना हुआ? मधु को अब यकीन हो गया कि ये ज़रूर कोई शक्तिशाली इंसान है जो मुझे ज़रूर जादू सिखाएगा। महाराज, मैं रियासत राजगढ़ की मलका हूँ और मैं आपसे जादू में मज़ीद दर्जा हासिल करने आई हूँ। ठीक है, अभी तुम आराम करो, मैं कल तुम्हें जादुओं के बारे में बताऊँगा। उसने गुलाम को आवाज़ दी और मलिका को अंदर कमरे में ले जाने के लिए कहा। उसके बाद महाराज जाप में मसरूफ़ हो गया। अचानक महाराज पर इंकशाफ हुआ कि ये मलका इंसान नहीं बल्कि नागिन है। महाराज को अरसे से एक ऐसी नागिन की तलाश थी जो रूप बदल सकती हो। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस नागिन को अपना गुलाम बना लूँ तो उसकी तमाम शक्तियाँ मेरे कब्जे में आ जाएंगी। फिर महाराज श्याम ने मधु को अपने जाल में फांसने का इरादा कर लिया। अगले दिन महाराज ने मधु को बुलाकर कहा, यह मंत्र तुम जंगल में जाकर हिसार के अंदर बैठकर पढ़ो, इससे तुम्हें मज़ीद शक्ति मिल जाएगी। मधु बहुत खुश हुई, जंगल में चली गई और हिसार में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। इस दौरान महाराज श्याम भी जाप के जरिए मधु की शक्तियाँ लेने और उसे गुलाम बनाने की कोशिशों में लग गया। महाराज श्याम ने अपना जाप मुकम्मल कर लिया था। उसने अपने जाप से मधु की तमाम शक्तियाँ ले लीं और अब वो अपनी शक्ति से मधु को बुलाने का हुक्म दे रहा था। उधर मधु को मंत्र पढ़ते हुए दूसरा दिन था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है और वो ना चाहते हुए भी उठ खड़ी हुई और हिसार से बाहर आ गई।
وہ حیران تھی کہ اسے یہ کیا ہو گیا۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ مندر کے سامنے آ کر رک گئی اور سوچنے لگی کہ میں ادھر کیوں آ گئی ہوں۔ اندر مہاراج بیٹھے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے تو مدھو کو سب سمجھ میں آنے لگا۔ وہ غصے سے دھاڑی، یہ سب کیا ہے مہاراج شیام؟ اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مدھو، اب تم میری غلام ہو، تمہاری ساری شکتیاں میں لے چکا ہوں۔ مہاراج تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تم سے انتقام لے کر رہوں گی۔ تم ناگن کی انتقام کو نہیں جانتے، بس اب تم یہیں رہو گی، تم اس مندر میں اب قید ہو، تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مدھو کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو مدھو بے بسی سے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اندر چلی گئی۔ اسے مہاراج کی دھوکہ دہی پر بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ضرور مہاراج سے انتقام لے گی۔ اب میرے پاس کوئی شکتی نہیں، میری ساری شکتیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میرے پاس مہاراج جوگی رمیش ہوتے تو وہ ضرور میری مدد کرتے۔ جوگی رمیش کے خیال سے ہی اسے اچانک اپنا ناگ یاد آ گیا۔ وہ ناگ کو یاد کر کے افسردہ ہو گئی۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ جوگی رمیش نے اسے ناگ کا موتی نگلنے کو کہا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے کسی جسم میں اس ناگ کی شکتیاں آ گئی ہیں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی کہ مہاراج شیام نے اس سے اس کی شکتیاں تو چھینی ہیں، مگر اس میں ناگ کی شکتی شامل نہیں، کیونکہ ناگ کی شکتی اس کی اپنی شکتی نہیں تھی۔ یہ خیال آتے ہی مدھو کی سبز آنکھیں چمکنے لگیں اور اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ناگ کی شکتی یقیناً اس کی آنکھوں میں ہے۔ اب وہ اٹھی اور دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں اور آنکھوں سے اشارہ کیا تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ اس نے لالٹین کی طرف اشارہ کیا تو وہ جل اٹھی۔ دیوار سے باہر دیکھنا چاہا تو اسے صاف باہر کا منظر دکھائی دیا۔ مدھو تو خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن اس نے فی الحال مہاراج سے ابھی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ مہاراج کے پاس لاتعداد شکتیاں ہیں اور اس کے پاس صرف ایک، وہ کسی خاص موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد مہاراج نے مدھو کو بلایا اور کہا میں جاپ کر رہا ہوں، جس کے لیے میں جنگل میں جا رہا ہوں۔ مدھو یہ سن کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں واضح طور پر انتقام کی جھلک تھی۔ مدھو اپنی شکتی سے مہاراج کے گرد کھینچے ہوئے حصار کو ختم کر سکتی تھی اور وہ وہی کرنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی مدھو جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مہاراج حصار کے اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے منتر پڑھ رہے ہیں۔ مدھو نے اپنی نشیلی آنکھوں سے اشارہ کیا تو پل بھر میں حصار غائب تھا۔ اچانک ایک عجیب الخلقت مخلوق نے مہاراج پر حملہ کر دیا اور وہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس کے کھینچے ہوئے حصار کے اندر اسے کوئی مخلوق بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اچانک مہاراج کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ اب مدھو کو مہاراج کی تمام شکتیاں مل گئیں، اس کی طاقت بڑھ گئی۔ مدھو کا جاپ ادھورا جو رہ گیا تھا اس نے وہ 7 دنوں میں مکمل کر لیا۔ اب اسے مزید شکتیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مدھو کو محل سے آئے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اب اس نے واپس ریاست راج گڑھ میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ریاست کے اندر تھی۔ وہ محل میں چلی گئی، سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ مدھو نے وزیر کو بلوا کر اس سے حالات پوچھے اور مطمئن ہونے کے بعد اس کو آرام کا کہہ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ شاہی محل کا کاہن کچھ پریشان سا تھا۔ مدھو نے جب اس سے کسی شکتی شالی شخصیت کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ بعد میں جب ملکہ ریاست کا انتظام وزیر کے سپرد کر کے چلی گئی تو وہ کچھ کھٹک سا گیا۔ اس نے اپنے علم سے معلوم کر لیا کہ نئی ملکہ مدھو دراصل ایک ناگن ہے جو مزید جادوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے گئی ہے اور ریاست کے راجا کو بھی اسی نے ہی ڈس کر مارا ہے۔ اس انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر نے جنم لے لیا۔ کاہن نے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ملکہ ایک ناگن ہے اس کے کمرے خاص میں ایک قدامت آئینہ لگوا دیا، اور جب ملکہ آئی تو کاہن ملکہ کے کمرے کی چھت پر سے جالی کے اندر دیکھنے لگا۔ اسے اپنے علم سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ناگ یا ناگن کوئی بھی روپ دھار لے، آئینے میں وہ ناگ یا ناگن کے روپ میں ہی نظر آئے گا۔ ادھر مدھو نے اپنی آنکھوں کو ترچھا کر کے خوابگاہ میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظریں کمرے کی دیوار میں نصب بڑے سے آئینے پر ٹھہر گئیں۔ آئینہ دیکھ کر وہ سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں مدھو کی بجائے ایک بڑی سی ناگن کھڑی تھی۔ مدھو نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو یکدم آئینہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ آئینہ یہاں کون لایا ہوگا۔ اسے اپنی طاقتوں سے معلوم ہو گیا کہ یہ آئینہ کاہن نے نصب کروایا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملکہ اصل میں ایک ناگن ہے، اور یہ کہ کاہن اس وقت چھت پر بھی موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ دفع کرو، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھ کو اوپر کیا تو چھت پر موجود درز بند ہو گئی اور وہ سونے کے لیے مسہری پر لیٹ گئی۔
काहिन छत पर से ये मंजर देख रहा था। जब छत की दरज बंद हो गई तो वो बहुत परेशान हो गया कि मलिका को अब उसकी मौजूदगी का पता चल चुका है। अब उसे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। वो तमाम रात अपने कामों में मसरूफ़ रहा। उसने एक पर्चा लिखकर अपने ख़ास मुलाजिम को दिया और उसे कुछ हदायत की। मधु को यहाँ पर आए 1 महीना गुजर गया था, इसलिए अब लाजमी था कि वो नाग देवता के हजूर कुछ कुर्बानी पेश करे। रात को उसने अपने महल के 2 पहरेदारों को बुलाया और उन दोनों के हाथ जादू से बांध दिए। मधु ने दोनों को कुछ सोचे समझने का मौका दिए बगैर उनकी तरफ इशारा किया तो उनकी शह रगों पर जैसे तलवार फेर दी गई। वो तड़पने लगे और मधु मंतर पढ़ने लगी। सुबह सारे महल में शोर मच गया कि किसी ने 2 पहरेदारों को कत्ल कर दिया है। काहिन को भी पता चल गया और वो समझ गया कि ये किसने किया है। ये सब देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने मधु को ख़त्म करने का इरादा कर लिया। मधु सोई हुई थी कि कमरे में यकायक शोर बुलंद होने लगा। वो जागकर हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अचानक एक तलवार नमूदार हुई और मधु की तरफ लपकी। मधु ने हाथ को झटका दिया तो वो टूटकर नीचे गिर गई। अचानक छत में एक बड़ा सुराख हो गया और जहाँ पर मधु बैठी हुई थी वहाँ एक भारी पत्थर आकर गिरा तो मधु उछलकर अपनी जगह से हटी और जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई उस पर एक देव हैकल शेर ने हमला कर दिया। उसने फौरन हाथ झटका तो शेर पल भर में गायब हो गया। वो परेशान हो गई कि ये सब कौन कर रहा है। फिर उसने अपनी ताकतों से मालूम किया तो उसे पता चला कि ये सब काहिन उसे ख़त्म करने के लिए कर रहा है। उसने काहिन के पास जाने का सोचा और आंखें बंद कर लीं। काहिन अपने कमरे में बैठा जाप कर रहा था कि मधु ये देखकर बहुत गज़बनाक हो गई। उसने गरजते हुए काहिन को कहा, ये मजाल कि तू मेरे खिलाफ अमल कर रहा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले मैंने तुझे माफ़ कर दिया था लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। काहिन ने नफरत से मधु की तरफ देखते हुए कहा, मक्कार नागिन, मैं तेरी असलियत जान चुका हूँ। हमारे राजा को भी तूने ही डसकर हलाक कर दिया था और अब तू हम पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन ले काहिन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सामने तेरी हैसियत ही क्या है। काहिन ने अपनी उंगलियां मधु की तरफ की तो उसकी उंगलियों से नीले रंग की शुआएं निकलने लगीं जो मधु के इर्द गिर्द छा गईं। मधु की आंखों ने उन शुआओं को घूरा तो वो यकलख्त बुझ कर रह गई। यह देखकर काहिन कोई और मंत्र पढ़ने लगा तो मधु के चारों तरफ आग फैल गई। अगले ही लम्हे मधु आग से निकल आई और काहिन को कोई मौका दिए बगैर उसकी तरफ इशारा किया तो काहिन एक अनदेखी रस्सियों के बंधन में बंध गया। उसने अपने आप को उन रस्सियों से आज़ाद कराने की बहुत कोशिशें की, बहुत से मंत्र पढ़े लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मधु ने गुस्सीले लहजे में कहा, बस काहिन, बहुत हो चुका। अब मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगी कि तुझे मज़ा आ जाएगा। वो काहिन को महल से बाहर ले गई। बाहर एक वीरान सा मैदान था। अब बोल, तू कैसी मौत मरना चाहता है? वैसे तेरी मौत ऐसी भयानक होगी कि कोई भी फिर मेरे खिलाफ कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। मकार और धोखेबाज नागिन, तू जिस तरह चाहे मुझे वैसी मौत दे, लेकिन तू भी बच नहीं सकती। मैंने अपने मुलाजिम को ख़त देकर रियासत महरमा में जनाब पीर अली शाह के पास भेजा है। वो मुसलमान है, उनके पास बहुत सी ताकतें हैं। फिक्र मत कर, तेरा अंजाम पीर साहब के मुबारक हाथों से होगा। तू भी बच नहीं सकेगी नागिन। जो भी रूप धार लेगी तू नागिन ही है और सबसे मक्कार और धोखेबाज फितरत ज़ात नागिन ही की होती है। बूढ़े काहिन, तेरे पीर को भी मैं देख लूँगी कि वो है क्या, लेकिन तूने मेरी ज़ात की तौहीन की है। अब देख मैं तुझे कैसी मौत देती हूँ। मधु ने वहाँ मौजूद तमाम सांपों और नागों को हुक्म दिया कि यहाँ पर आ जाओ और अचानक वीराने में हलचल शुरू हो गई। सरसराहटें और फुनकारें उभरने लगी और बेशुमार सांप और नाग जाने कहाँ से आने लगे। चंद ही घड़ी में वहाँ सैकड़ों की तादाद में सांप और नाग जमा हो गए। सब सांपों ने मधु के गिर्द घेरा डालकर अपना सर उसके कदमों में झुका दिया। मधु ने उन सबको हुक्म दिया कि इस काहिन ने हमारी ज़ात की तौहीन की है, सब इस पर टूट पड़ो और इसे तड़पा तड़पा कर इसका खात्मा कर दो। काहिन ये सब देखकर खौफजदा हो गया। उसके इर्द गिर्द सांप ही सांप थे। उसका चेहरा जद पड़ गया। सांप उस पर टूट पड़े और लम्हे में वो कटे हुए शहतीर की तरह गिर गया। उसका काम तमाम हो गया था। मधु ने सांपों को पलट कर वापस जाने का हुक्म दिया। काहिन की लाश नीली हो चुकी थी, इस हद तक कि वो नीली की बजाय स्याह दिखाई दे रही थी। मधु ने मुस्कुराकर लाश को देखा और वहाँ से वापस चली गई। काहिन का मुलाजिम खास रियासत राजगढ़ से रवाना होकर एक रात में रियासत महरमा में पीर शाह के पास पहुँच चुका था। उसने पीर शाह को काहिन का ख़त दे दिया। पीर साहब ने ख़त पढ़कर मुराकबा किया तो उन्होंने मुलाजिम से कहा, मुझे पता चल गया है कि वो नागिन बहुत ख़तरनाक और जादू में माहिर है। उसने तुम्हारे आका काहिन को भी हलाक कर दिया है। ये सुनकर मुलाजिम के चेहरे पर गम और गुस्सा दिखाई देने लगा।
پیر صاحب آپ میرے ساتھ جلدی چلیں اور اس ناگن کو ختم کر دیں جس نے میرے آقا کو مارا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا اور ریاست راج گڑھ کو اس ناگن کے شر سے ضرور بچاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ میں آج رات مراقبہ کر کے اس ناگن کی کمزوری تلاش کروں گا۔ ادھر جب مدھو نے اپنی شکتیوں سے معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ پیر علی شاہ اسے ختم کرنے کے لیے کل روانہ ہوں گے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ان کے پاس زبردست روحانی طاقتیں ہیں اور وہ اسے مارنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اس پیر کو یہاں آنے ہی نہ دوں، اسے راستے میں ہی کیوں نہ ختم کر دوں۔ پیر علی شاہ نے رات میں مراقبہ کیا تو انہیں مدھو کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، اور یہ بھی کہ جوگی شیام نے جب مدھو سے اس کی ساری طاقتیں لے لی تھیں تو مدھو کی آنکھوں میں ایک طاقت رہ گئی تھی، اور وہ طاقت ناگ کی طاقت ہے۔ پیر صاحب نے ملازم سے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مدھو کی اصل طاقت اس کی آنکھوں میں ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس ناگن کا اصل نام کیا ہے؟ ملازم نے جواب دیا، جی پیر صاحب، اس کا نام مدھو ہے۔ ادھر مدھو کو پتہ چلا کہ پیر علی شاہ یہاں آنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے فوراً ہی اپنی خفیہ شکتیوں کو حکم دیا کہ پیر کو آنے سے روکا جائے اور ان کو کسی صورت بھی یہاں پر پہنچنے نہ دیا جائے۔ پیر علی شاہ اور ملازم جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک دو شیر سامنے آ گئے، جنہیں دیکھ کر ملازم خوفزدہ ہو گیا۔ پیر صاحب نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ پیر صاحب آگے ہی آگے قدم بڑھانے لگے، مگر شیر انہیں راستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر پیر صاحب نے کہا، ناگن ہمیں آسانی سے نہیں آنے دے گی، چلو میرا ہاتھ پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ریاست راج گڑھ میں تھے۔ ادھر مدھو کو پیر صاحب کے آنے کا پتہ چل چکا تھا، اس نے اب سامنے آ کر لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیر صاحب نے ایک ویران جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں پہنچ کر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر مدھو پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے اسے دیکھ کر عمل بند کر دیا اور مدھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب مغرور ظالم ناگن، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مدھو انتہائی غصے کے عالم میں پیر صاحب سے بولی، کھیل تو تمہارا ختم ہوگا بڈھے، بہتر یہی ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ نادان ناگن، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں کہ یہاں سے چلی جا اور اس ریاست کا پیچھا چھوڑ دے۔ ریاست کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میرے آقا کا حکم ہے کہ اس ریاست پر میری حکمرانی ہے۔ میں نے اپنے آقا کا حکم ہر حالت میں بجا لانا ہے۔ میں تجھے آخری موقع دے رہی ہوں کہ تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، تو یہاں سے چلا جا پیر۔ بہت خوب، دیکھتے ہیں کہ اب کون بچے گا اور کس کا کھیل ختم ہوگا، پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مدھو نے غضبناک طریقے سے اپنی آنکھیں پیر صاحب پر مرکوز کر دیں اور پیر صاحب کو گھور کر غائب ہو گئی۔ ملازم یہ سب کچھ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، پیر صاحب مجھے تو اس ناگن سے بہت ڈر لگ رہا ہے، جانے اب وہ کیا کرے گی۔ پیر صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب جلد ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مدھو محل میں اپنے کمرے خاص میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شکتی شالی طاقتوں کو بلایا اور ان سے پیر صاحب کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ پیر صاحب نے اب محل کا رخ کر لیا ہے اور ان کا ارادہ تمام ریاست راج گڑھ کے باسیوں کو تمہاری اصلیت بتانے کا ہے۔ ریاست راج گڑھ کے لوگ پہلے سے ہی پیر صاحب کو جانتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ سن کر مدھو غضبناک ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے وہاں جا کر ہر حالت میں اس بوڑھے پیر کو روکنا ہوگا، اب وہ میرے آتاب سے نہیں بچ سکے گا۔ ادھر پیر صاحب راج گڑھ کے لوگوں کو مدھو یعنی اس ناگن کی اصلیت بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ ملازم نے مشورہ دیا کہ پہلے ریاست کے لوگوں کو آگاہ کر لینا چاہیے، جب ریاست کے لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی تو پھر ناگن سے نمٹنا آسان ہوگا۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور آسمان پر بادل گرجنے لگے، درخت تیز ہوا سے ڈولنے لگے اور ہوائیں تیز ہونے لگیں۔ ماحول ہیبت ناک ہو گیا۔ مدھو ان دونوں کے سامنے تھی۔ پیر صاحب اسے دیکھ کر گرجے، ناگن بند کر یہ شبدہ بازیاں، میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا نہیں۔ یکا یک ماحول ساکت ہو گیا، ہوائیں تھم گئیں۔ مدھو نے غضبناک نگاہوں سے پیر کو گھورا اور پیر صاحب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکلی اور سیدھی پیر صاحب کی طرف لپکی۔ روشنی پیر صاحب سے ٹکرائی لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب اس نے کچھ اور پڑھ کر پھونکا تو آسمان سے پتھر برسنے لگے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ پتھر نیچے آتے ہی پھول بن کر برسنے لگے۔ یہ دیکھ کر مدھو حیران رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں سے اشارہ کیا تو ایک بھاری برکت کا درخت پیر صاحب پر گرنے والا تھا کہ اچانک درخت سمٹ کر ایک ٹہنی میں تبدیل ہو گیا اور ناگن کا یہ وار بھی ناکام ہو گیا۔ اب پیر صاحب نے آگے بڑھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، کچھ پڑھ کر پھونکا تو سیاہ سلاخوں والا پنجرا مدھو کو چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ مدھو نے بہت کوشش کی مگر وہ پنجرے سے نکل نہیں سکی۔ آخر اس نے پیر صاحب سے کہا، میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں،
आपसे मैं हार गई हूँ, लेकिन आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे एक मौका दें। ठीक है, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन ये ना समझना कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। तूने कई अफराद की जान ली है, तेरे पास आखिरी मौका है। इतना कहकर पीर साहब ने हाथ का इशारा किया तो मधु के गिर्द से सलाखें ख़त्म हो गईं और वो गायब हो गई। मधु महल पहुंची और महल में कायम करदा मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। सिपाहियों को मलका के आने की इत्तला मिल गई थी। वो सब तैयार खड़े थे। मुहाफिजों में खलबली मची हुई थी। मधु पहली बार मंदिर में मौजूद थी। मंदिर में पहुंचकर उसने सारे मुहाफिजों को बाहर निकाल दिया और अब वो अकेली थी। मधु मंदिर में नस्ब नाग देवता के मुजस्मे के आगे खड़ी हो गई और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत देर गुजर गई। फिर अचानक नाग देवता की आंखें रोशन हो गईं, जैसे उनमें आग के अलाव रोशन थे। अजीम नाग देवता, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ये सुनकर नाग देवता ने कहा, मधु, तू उस आमिल से बिल्कुल नहीं जीत सकती। तेरा जादू उसके सामने बेकार है। तू चाहे जादू के सारे दर्जे हासिल भी कर ले, लेकिन फिर भी उन जादुओं का पीर के सामने कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमान है। उसके पास नूरी इल्म है। भला नूरी इल्म के आगे नारी इल्म कहाँ ठहर सकता है। तुझे अब अकल से काम लेना चाहिए। अगर तू रूप बदल कर उस पर हमला करे तो शायद तू कामयाब हो जाए। उसके लिए जादू की जरूरत नहीं होगी। नागिन का रूप धार कर तू आसानी से अपने जहर के जरिए उसे मौत के हवाले कर सकती है, क्योंकि वो अपनी मौत से नहीं बच सकता। मधु ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब वक्त आ चुका था इंतकाम का। मधु एक बार फिर पीर साहब के सामने थी। अब की बार उसने हैरत अंगेज तौर पर नीला लिबास पहना हुआ था। उसने मुस्कुराकर पीर साहब से कहा, तैयार हो जा पीर, आज या तो मेरा खात्मा होगा या फिर तेरा। ये कहकर वो गायब हो गई और एक छोटा सा मगर इंतहाई जहरीला सांप खाकी रंग का बन गई। उसने ज़मीन की मिट्टी से अपना रंग मिला लिया। वो एहतियात से आगे बढ़ रही थी। एक जगह रुककर उसने छलांग लगाई और जिस्त भर कर पीर साहब के कंधे पर पहुंच गई। फौरन से पेशतर उसने फन उठाकर पीर साहब को डसना चाहा, मगर पीर साहब उसे देख चुके थे। जैसे ही पीर साहब ने उसको झटकना चाहा, वो एक परिंदा बन गई और उड़ने लगी। पीर साहब ने अपनी हाथ की उंगली से इशारा करके कुछ फिजा में फूंका तो वो बेइख्तियार उनके हाथों में आ गई। पीर साहब ने उसे दबोच लिया। जैसे ही पीर साहब ने कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंका तो वो पहले नागन बनी और फिर वो पीर साहब के हाथों में तड़पने लगी। पीर साहब ने उसको ज़मीन पर रख दिया। नागिन को आग लग गई और चंद लम्हों बाद वो राख में तब्दील हो गई और फिर वो राख हवा में उड़ गई। पीर साहब ने मुलाजिम से कहा कि मधु नागिन का अब खात्मा हो चुका है। इस तरह से एक शर और फिसाद का खात्मा हो चुका था। पीर साहब रियासत राजगढ़ को उस आताब से बचा चुके थे और रियासत राजगढ़ पर खैर का सूरज तुलू हो गया।